नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग एनपीएस वर्सेस यूपीएस वर्सेस ओपीएस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये यूपीएस जो है कल दिनांक 24/8/2024 को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है। इससे पहले कर्मचारियों द्वारा एनपीएस का बहुत पुरजोर विरोध किया जा रहा था और ओपीएस का डिमांड काफ़ी पहले से चल रहा था। एनपीएस 1/1/2004 को लागू हुआ था और अब तक जितने भी कर्मचारी जो बहाल हो रहे थे 1/1/2004 के बाद वो एनपीएस के तहत आते थे। तो इसी एनपीएस में के खामियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा था और ओपीएस का डिमांड किया जा रहा था लगातार। परंतु भारत सरकार ने पिछले वर्ष अप्रैल 2023 में ओपीएस को लागू न कर के एक कमेटी गठित की थी इस पे विचार करने के लिए कि क्या एनपीएस में खामी है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो वो कमेटी जो है 2023 के बाद अभी 1 साल को लग गया उसको इस पर अपना रिपोर्ट बनाने में, और रिपोर्ट जो है भारत सरकार को वो कल प्रस्तुत कर दिया और जो भारत सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया तो उस एनपीएस में सुधार करके उसको यूपीएस नाम दिया गया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देखेंगे हम कि एनपीएस से कितना डिफरेंस है और ओपीएस से कितना बराबर है या कितना कमी है। तो ओपीएस का डिमांड तो इम्प्लाई कर रहे थे, लेकिन सरकार ने ओपीएस को एक्सेप्ट न कर करके इसमें यूपीएस एक नया बना करके यूपीएस कर्मचारियों के सामने रखा है, जिसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एनपीएस को भी देखेंगे, यूपीएस को भी देखेंगे और ओपीएस को भी देखेंगे कि इसमें कर्मचारी को क्या क्या लाभ मिलते थे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ओपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इनमें से तीनों में से एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में अच्छा कौन था, और अभी जो ऑप्शन मिल रहा है कि एनपीएस या यूपीएस दोनों में से जिसको एम्प्लॉय चाहे अडॉप्ट कर सकता है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। पहले शुरुआत करेंगे ओपीएस से। तो ओपीएस जो था, ओपीएस 31 दिसंबर 2023 तक, इससे पहले जो एम्प्लॉय रेलवे में आए या फिर भारत सरकार के किसी भी सेक्टर में बहाल हुए और राज्य सरकार भी जो लागू किया था एनपीएस, तो उससे पहले 1/1/2004 से लागू किया था। उससे पहले जितने भी थे उनको ओपीएस के तहत ही बेनिफिट मिलता था, अभी भी मिलता है उनको। तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या उसमें लाभ था उनको, पेंशन में खासकर। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो है क्वालिफाइंग सर्विस, क्वालिफाई जो सर्विस है इसमें ओपीएस में 20 साल का, यानी पूरा पेंशन प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल का माना जाता था। इसमें इम्प्लाई का जो कंट्रीब्यूशन होता था, इसमें इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता था, इसमें नील था। और जो गवर्नमेंट है वो पूरा कंट्रीब्यूट करती थी, यानी पेंशन में जो उसको पैसा मिलेगा वो 100% गवर्नमेंट देती थी। पीएफ इम्प्लाई के मतलब पेमेंट से कटता था, जो बहुत नॉमिनल होता था, 2 या 3% होता था। जो ये इनको विड्रॉल होता था, इम्प्लाई अपने सर्विस में ये इसको अपनी आवश्यकता अनुसार विड्रॉ भी कर सकते थे। और पीएफ के तहत लोगों को ही एक और फैसिलिटी मिलती थी, वीपीएफ, जिसमें वो सेविंग्स अपना कर सकते थे, बढ़ाने के लिए पैसा अपना वो बचत कर सकते थे, एक बचत के रूप में था। इसमें इम्प्लाई जो है अपने इच्छा अनुसार पैसा कटवाता था। और ये पीएफ और वीपीएफ दोनों पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती थी वो काफ़ी एट्रैक्टिव इंटरेस्ट होता था, जो इस पर सालाना ये जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी वो उनको जुड़ते जाता था, एक फंड बनते जाता था, जो रिटायरमेंट के टाइम में इनको मिलता था और काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट इनको मिलता था।
इसमें देखेंगे हम लोग कि ये पीएफ प्लस वीपीएफ जो इनको 100% विड्रॉ होता था रिटायरमेंट के टाइम में विथ इंटरेस्ट, और कुछ अमाउंट जो है अपने सर्विस लाइफ में भी ये निकाल सकते थे। और इनको जब रिटायरमेंट के टाइम में पैसा मिलता था दोनों जोड़ करके वीपीएफ और पीएफ, तो इसको जीपीएफ कहा जाता था, ग्रॉस पेंशन फंड, और उनको पूरा पैसा मिल जाता था। अब पेंशन जो है इसमें एम्प्लाई को 50% मिलता था लास्ट बेसिक का। जब एम्प्लाई जिस मंथ में रिटायर होता था उस मंथ का उसका जो लास्ट बेसिक पेमेंट होता था उसका 50% प्लस डियरलेस अलाउंस उसको साथ में जुट करके मिलता था। आगे देखेंगे हम लोग। अब इसमें ग्रेजुटी थी, जो ग्रेजुटी भी मिलती थी, जो मैक्सिमम 20 लाख तक का मिलता था, जो अभी वर्तमान में लागू है, 20 लाख तक का ग्रेजुटी मिलता था। अब फैमिली पेंशन में देखेंगे हम लोग कि फैमिली पेंशन भी जो था और मिनिमम फैमिली पेंशन 9,000 हुआ करता था, प्लस डियरनेस रिलीफ, नॉट डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ। जो कर्मचारी सर्विस में होते हैं उनको जो मिलता है महंगाई भत्ता, लेकिन जो पेंशनर होते हैं उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल करके महंगाई राहत मिलता है, जिसको डियरनेस रिलीफ कहा जाता है। इसमें डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है, बट लगभग इक्वल ही होता है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डीए एंड डीआर में जो डिफरेंस है क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे। और इसी तरह से डेथ जो होता था सर्विस में, अगर एम्प्लॉय को डेथ इन सर्विस होता था तो इन्हांस फैमिली पेंशन उसको मिलता था, पेंशनर को, नॉमिनी को 10 साल तक। और 10 साल के बाद जो है उसको नॉर्मल जो फैमिली पेंशन होता था बेसिक का 30% वो उसको प्राप्त होता था पेंशनर को। तो ये ओपीएस का बेनिफिट था। अब आगे हम लोग देखेंगे एनपीएस। एनपीएस जो इफ़ेक्ट हुआ 1/1/2004 से, 1/1/2004 के बाद जो एम्प्लाई लगे हैं भारत सरकार या राज्य सरकार में, वैसे राज्य सरकार जो एनपीएस को लागू किया है तो उनको इसके तहत लाया गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें मिलता था एम्प्लाई को। तो इसमें क्वालिफाइंग सर्विस भी सेम था, 20 साल ओपीएस में भी और 20 साल यहाँ भी। और एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन यहाँ देखेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात थी कि ये एम्प्लाई कंट्रीब्यूशन, जो ओपीएस में एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन पेंशन के लिए नील था, पेंशन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, उसे एनपीएस में एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन किया जाने लगा। और कितना, बेसिक प्लस डीए का 10%। और ये जो अमाउंट होता था एम्प्लाई का, ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी गवर्नमेंट, और इसके साथ में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी करती थी, जो बेसिक प्लस डीए का 14%। और ये पैसा जो है दोनों जोड़ करके एम्प्लाई कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जोड़ करके शेयर मार्केट में इसको इन्वेस्ट किया जाता था। अब देखेंगे इसमें पीएफ, तो इसमें पीएफ का कोई फैसिलिटी नहीं था, नो फैसिलिटी। वीपीएफ देखेंगे तो इसमें वीपीएफ का भी कोई फैसिलिटी नहीं था कि इसमें अपना पैसा कटवा सकते हैं और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती हो। बट ये इसमें सुधार करते हुए 2 साल पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको टायर 2 का एक ऑप्शन भी अवेलेबल कराया, जिसमें एम्प्लॉय अपने इच्छा अनुसार पैसे कटा सकते हैं, बट गवर्नमेंट इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। जस्ट लाइक एनपीएस टीयर 1 में पैसा कटता था, वैसे ही टीयर 2 में कट करके वो पैसा आपको मार्केट में ही इन्वेस्ट होगा। जस्ट लाइक वो आपका म्यूचुअल फंड में जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कोई एलआईसी फंड हो, जस्ट लाइक वैसा ही है। यानी गवर्नमेंट के इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता था। ये आपका टीयर 2 खुलवाने पे आपको एक बेनिफिट मिलती थी, वो ATCCD 2 के तहत जो है आपको ATCCD 1B के तहत आपको उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता था। वो इनकम टैक्स में बेनिफिट के लिए था, कोई ये खास ये नहीं होता था। आगे देखेंगे। अब इसमें इसमें एक पॉइंट और है कि विड्रॉ। अब पुराने जो ओपीएस थे उसमें आपका पीएफ में जो पैसा, वीपीएफ में जो पैसा आप कटवाते थे, वो आप हर साल आप एक निर्धारित जो परसेंटेज होता था आप विड्रॉ कर सकते थे। एनपीएस में ऐसा नहीं था, बट काफ़ी समय डिमांड होने के बाद ये करीब करीब कोविड-19 के आसपास
ये या उससे पहले थोड़ा फैसिलिटी लाया गया कि आप अपने जो कंट्रीब्यूशन है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है आपका जो हुआ है बेसिक प्लस डीए का 10% जो कंट्रीब्यूशन हुआ और जितना अमाउंट बना है उस अमाउंट का आप 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी सर्विस में केवल 3 बार, वो भी सिर्फ आपके कंट्रीब्यूशन का। उसमें गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से कोई नहीं आपका ट्रांजैक्शन होगा, और जो मार्केट से जो पैसा गेन हुआ है उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आप कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ 25% आप अपने कंट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं, और भी पूरे सर्विस में 3 बार निकाल सकते हैं। पेंशन चले अब, तो पेंशन इसमें कुछ नहीं था, गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी, गवर्नमेंट आपको कोई पेंशन अवेलेबल नहीं कराएगा। ये पेंशन के रूप में स्कीम लाया गया था, तो इसमें पेंशन मिलती थी बट गवर्नमेंट नहीं देती थी। वो कैसे मिलता था आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे। ये पेंशन विड्रॉल डिपेंडेंट ऑन मार्केट कॉर्पस वैल्यू एट योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जो आपका रिटायरमेंट के टाइम में जो भी पैसा आपका कट रहा है, गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है और जो मार्केट से जो मिल रहा है, ये तीनों को जोड़ करके जो भी आपका वैल्यू बनता है, जो भी कॉर्पस बनता था, उसमें से आपको रिटायरमेंट के टाइम में 60% आपको पैसा दे दिया जाता था, विड्रॉ आपको कर सकते थे उसको। जो रेस्ट अमाउंट जो बनता था 40%, वो आपको डिपॉजिट कराना होता था, वो आपको चॉइस करना होता था कि किस जो है कंपनी में आप इसको पैसा जमा कराना चाहते हैं। इसको एन्युटी बोला जाता था। इसमें है, या बोला जाता है, अभी भी कहेंगे। तो इसमें बहुत सी कंपनियां थी, 12-13 कंपनियां थी। जैसे इसमें LIC, SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, ये सारे इंश्योरेंस कंपनियां थी, जहां पे आपके चॉइस के अनुसार 40% आपके कॉर्पस के अमाउंट को इसमें जमा करा दिया जाता था। और इस पे एक सर्टेन निर्धारित जो कंपनी का जो इंटरेस्ट होता था एनुअल, वो पैसा इसमें आपको बनता था। वो आगे हम लोग इसको डिटेल एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। अब ग्रेजुटी देखेंगे, तो ग्रेजुटी इसमें भी थी, मैक्सिमम ग्रेजुटी 20 लाख रुपए, OPS में भी और यहाँ भी। फिर फैमिली पेंशन देखेंगे, तो फैमिली पेंशन यहाँ आपका कुछ नहीं होता था, गवर्नमेंट इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं था। फैमिली पेंशन से संबंधित कुछ प्रावधान थे, जो आपके ये जो कॉर्पस जो 40% जमा हुए हैं, उसी में कुछ ऑप्शन होते थे जो काफ़ी क्रिटिकल, समझने लायक नहीं, बहुत हार्ड होता था, जो सिंपल से समझ में नहीं आता था, उसमें था, लेकिन कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था। अब आगे हम देखेंगे डेथ इन सर्विस। अब NPS एम्प्लॉय का इन सर्विस डेथ हो जाता था, तो कोविड से पहले कोई विशेष बेनिफिट नहीं होता था। जो भी पैसा आपका जमा हुआ था, कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और मार्केट से, अगर 2 लाख से कम हुआ है तो आपको पूरा पैसा विड्रॉ हो जाता था। लेकिन 2 लाख से ज़्यादा हुआ है तो फिर आपको ऑप्शन दिया जाता था कि आप पैसा कुछ विड्रॉ करिए और कुछ आपको जमा कराया जाएगा, जो पेंशन के रूप में आप प्राप्त करेंगे। बट मैक्सिमम लोग क्या करते थे, कोई खास बेनिफिट होता नहीं था, तो या तो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी मिले जो पैसा पूरा विड्रॉ कर लिए, जिसका प्रॉब्लम है उनको झेलना पड़ा। कैसे, वो देखेंगे आगे हम। तो इसमें डेथ इन सर्विस में जो था, अब कोविड के आसपास OPS की तरह जो है सेम ला दिया गया। गवर्नमेंट इतना इसमें रिवाइज किया कि जो डेथ हो गए हैं एम्प्लॉय इन सर्विस, उनको OPS के तहत फैमिली पेंशन के रूप में उनको नॉमिनी को दिया जाए। तो इसमें जस्ट OPS के जैसा ही हो गया। और ये रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ये जहाँ तक हमारी जानकारी है ये इन्हें ही मिल पा रहा था। तो इसमें कोविड-19 में ये आसपास ये फैसिलिटी लाई गई थी। अब आगे देखेंगे हम लोग NPS पेंशन का एग्जाम्पल हम लोग अब देखेंगे। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इफ़ योर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेट, जो आप रिटायर कर रहे हैं उस डेट में NPS में अगर आपका कॉर्पस जो है 1 करोड़ रुपया होता है, तो उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ करेंगे तो आपको 60 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा। अब इसका 40% यानी 40 लाख रुपीज़ आपको बचा। वो 40 लाख रुपीज़ जो है आपको चॉइस करना है कि कहाँ जमा कराना है। LIC, SBI, एक्सिस, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC वगैरह वगैरह जो 12 से 13 कंपनी थी, वो आपको चॉइस करना है, वहाँ पैसा ये डिपॉजिट करा दिया जाएगा। अब कंपनी निर्धारित करती थी कि इस पर आपको एनुअली कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट किसी कंपनी का कम, किसी का ज़्यादा
लेकिन मैक्सिमम 7% होता था, किसी का 6.5, किसी का 6.7 वगैरह, मैक्सिमम 7% मान के चलिए कि कंपनी आपको एनुअल इंटरेस्ट उस पर देती थी। तो 40 लाख का 7% आपका 2,80,000 रुपये हुए। अब 2,80,000 को अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे प्राप्त करना है, मंथली प्राप्त करना है, क्वार्टरली प्राप्त करना है, हाफ ईयरली प्राप्त करना है या ईयरली प्राप्त करना है। तो जो ऑप्शन देंगे हम यहाँ लेकर चलते हैं मंथली, तो 12 महीने से हम इसको भाग दे देंगे 2,80,000 को, तो ये आता है 23,333 रुपये पर मंथ आपको पेंशन मिलेगा आफ्टर 60 ईयर एज। जब आप 60 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं उस समय फिर आपको ये पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। आगे बढ़ेंगे, अब यूपीएस को देखेंगे। ये यूपीएस जो गवर्नमेंट ने 24/8/2024 को जो एक्सेप्ट किया है उसको हम देखेंगे यूपीएस को। ये इफेक्टेड होगा 1/4/2025, 1/2025 को ये इफेक्ट करेगा। हम आगे इसको देखेंगे। इसमें क्वालिफाइंग सर्विस जो है 25 साल इसमें ला दिया गया है। क्वालिफाइंग सर्विसेज में 25 साल ला दिया गया है। जो 20 साल होता था एनपीएस में, ओपीएस में, यहाँ ये 25 साल हो गया है। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसमें देखेंगे तो सेम, जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन था आपका बेसिक प्लस डीए का 10%, तो यहाँ इसको सेम रखा गया है। अब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एनपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 14% था, तो यहाँ इसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट जो है बेसिक प्लस डीए का 18.5% यानी 18.5% कर दिया है। पीएफ देखेंगे, पीएफ का अभी कोई क्लियर नहीं है, नो। बीपीएफ भी देखेंगे, कोई क्लियरेंस नहीं, नो। पेंशन देखेंगे तो आपको पेंशन जो है क्वालिफाइंग सर्विस जब आपका 25 साल पूरा हो जाएगा तो फुल पेंशन के लिए आप हकदार होंगे, तो आपको 50% आपको मिलेगा पेंशन के रूप में बेसिक का। तो अब ये पेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ हम देखेंगे। इसका कैलकुलेशन है एवरेज बेसिक लास्ट 12 मंथ। जब आप रिटायर करेंगे, जिस साल रिटायर करेंगे, जिस महीने में रिटायर करेंगे, तो उस डेट से पिछले 12 महीने का आपका जो बेसिक पे विड्रॉ हुआ है उसको जोड़ा जाएगा और उसको जोड़ करके उसको 12 से भाग दे करके एक एवरेज बनाया जाएगा, और जो एवरेज बनेगा उसका 50% जो है आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी का अगर एवरेज मतलब जोड़ लिया गया पूरा, तो टोटल 12 लाख रुपए हुआ 12 महीने का, तो उसको 12 से भाग देंगे तो 1 लाख रुपये आपको हो जाएगा, और 1 लाख का 50% आपका 50,000 रुपये आपका बेसिक बनेगा पेंशन, प्लस उस पर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा, डीआर मिलेगा आपको। तो यहाँ ग्रेजुटी जो है, ग्रेजुटी ओपीएस में भी है, एनपीएस में भी था, और यहाँ यूपीएस में भी ग्रेजुटी है। प्लस इसमें एक थोड़ा सा ये चेंजिंग आया है कि आपके जो लास्ट जो रिटायर करेंगे उस समय जो 6 मंथ जो बेसिक विड्रॉ करेंगे उसको भी जोड़ करके एक लमसम के रूप में दिया जाएगा, ग्रेजुटी प्लस ओ। सपोज दैट किसी एम्प्लॉय लास्ट में रिटायर कर रहा है, तो उसका एम्प्लॉय का 6 महीने का 50,000 रुपये के रेट से उसने विड्रॉ किया बेसिक, तो 6 महीने का 3 लाख रुपये, यानी ग्रेजुटी अगर पूरा उसको मिला है तो 20 लाख रुपये प्लस 3 लाख रुपये ये बेनिफिट उसको मिल जाएगा। आगे देखेंगे फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन देखेंगे यहाँ हम यूपीएस में। एनपीएस में फैमिली पेंशन का तो कोई जिक्र ही नहीं था, लेकिन यहाँ यूपीएस में फैमिली पेंशन को जिक्र किया गया है, और इसमें है कि आपको मिनिमम जो है 10,000 रुपये मिलेगा फैमिली पेंशन, प्लस उस पर डियरनेस रिलीफ आपको दिया जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसमें डेथ केस इन सर्विस। यदि डेथ होता है इन सर्विस, अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसको जो है नॉमिनी को बेसिक का 60% उसको मतलब यूपीएस में उसको बेसिक का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि डीए एंड डीआर, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि डियरनेस अलाउंस क्या है और डियरनेस रिलीफ क्या है। तो हम लोग इसको देखेंगे डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन डीए एंड डीआर, डीए एंड डीआर ऑलमोस्ट सेम अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट। तो ये डीए जो है और डीआर है ऑलमोस्ट सेम जो है ना, अनाउंसमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी जो है बट एक्सेप्शनल डीए एंड डीआर अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट आर डिफरेंट। कभी कभी देखा गया है जब से पेंशन मिल रहा है लोगों को, तो ये कभी कभी अनाउंसमेंट डीए ज़्यादा होता है तो डीआर जो है उससे
कम होता है, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल है और कभी-कभी होता है। इसीलिए ये दोनों आपस में एक नहीं है, ये दोनों थोड़ा-सा डिफरेंस है, डीए और डीआर। जो सर्विस में है एम्प्लॉयी उनको डीए मिलता है और रिटायरमेंट के बाद उनको जो पेंशनर होते हैं उनको डीआर दिया जाता है, यही डिफरेंस है। अब आगे देखेंगे, ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस। तो इसका कंपैरिजन एक बार हम लोग थोड़ा देख लेंगे समरी के रूप में। तो आपका क्वालिफाइंग सर्विस ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 साल, एनपीएस में भी 20 साल, यूपीएस में 25 साल, तो यहाँ 5 साल बढ़ गया है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहाँ नील, एनपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 10%, यूपीएस में भी आपके बेसिक प्लस डीए का 10% रहेगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें 100%, यानी कि पेंशन आपको जो है गवर्नमेंट 100% अपने फंड से आपको देती थी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बेसिक प्लस डीए का 14% मिल रहा था, अब इसमें गवर्नमेंट ने यूपीएस में बेसिक प्लस डीए का 18.5% कर दिया है। पीएफ इसमें नॉमिनल कटता था, जो आपको लास्ट में मिल जाता था, विड्रॉ हो जाता था जीपीएफ के रूप में। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं था, यहाँ भी कोई क्लियर नहीं है। वीपीएफ ये आपके ऊपर डिपेंड करता था, डिपेंड ऑन एम्प्लॉय कि कितना आप कटाना चाहते हैं, वो जमा होता था और उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी आपको देती थी, पर प्रत्येक ईयर आपको ऐड करते जाती थी आपको, और वो आपको दिखता था, आपको बताया जाता था कि आपका वीपीएफ पीपीएफ को मिला करके कितना पैसा आपके फंड में है। और एनपीएस में इसका कोई वीपीएफ का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उसके जैसा आपको बचत करने के लिए टीयर 2 ऑप्शन दिया जा रहा था, वो भी आपको टीयर 1 एनपीएस के जैसा ही था, जो मार्केट में पैसा आपका इन्वेस्ट होता था और जो रिटर्न मिलता था वो आपको मार्केट से मिलता था, गवर्नमेंट इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती थी। इसमें कोई क्लियर नहीं है अभी। अब ये वही उसी का समरी है, देख लेंगे आप कि पीएफ प्लस वीपीएफ 100% विड्रॉ ऑन रिटायरमेंट टाइम, जब रिटायर करेंगे 100% पैसा ये दोनों जोड़ करके आपको मिल जाता है विथ इंटरेस्ट के साथ में, और कुछ जो है अमाउंट आप अपने सर्विस पीरियड में भी विड्रॉ आवश्यकता अनुसार करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, एनपीएस में 25% विड्रॉ कर सकते हैं आप अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन का, और पूरे सर्विस में आप 3 बार ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इसका कोई अभी जिक्र नहीं है इसका। आगे देखेंगे हम लोग, पेंशन को देखेंगे कि ओपीएस में पेंशन 50% लास्ट बेसिक का आपको मिलता था, इसमें गवर्नमेंट इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी। इसमें जो मार्केट कॉर्पस बनता था उसका 60 एंड 40 के अनुसार, जो आप पीछे हम लोग चर्चा किए, वो लागू होता था। अब यहाँ यूपीएस में 50% आपको यहाँ पे पेंशन दिया जा रहा है, ये श्योर किया गया है। जो आपको बताया, पीछे हम लोग चर्चा किए कि 12 महीने का जो आपका लास्ट सैलरी होगा उसका एवरेज करके आपको 50% दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग, ग्रेजुटी देखेंगे। यहाँ हम लोग ग्रेजुटी ओपीएस में भी था, यहाँ भी है, और एनपीएस में और यूपीएस में भी ग्रेजुटी है, प्लस एक ये आपको एडिशनल दिया गया है, जो 6 मंथ बेसिक जो मिलेगा आप पे प्राप्त करेंगे रिटायरमेंट का टाइम में, लास्ट 6 मंथ, वो भी आपको एक लमसम के रूप में मिलेगा। फैमिली पेंशन, इसमें मिनिमम 9,000 फैमिली पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ आपको मिलता था ओपीएस में। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आपको यूपीएस में मिनिमम फैमिली पेंशन निर्धारित कर दिया गया है 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। अब यहाँ देखेंगे डेथ केस इन सर्विस, तो इसमें इन्हांस फैमिली पेंशन मिलता था 10 साल तक, यानी जो भी बेसिक था, एम्प्लॉय जब डेथ हुआ तो उसका जो होता था 50% जो है आपको पेंशनर को 10 साल तक मिलता था, और उसके बाद आप जो पेंशनर को है 10 साल के बाद और नॉर्मल फैमिली पेंशन होता था, जो बेसिक का 30% और मिनिमम 9,000, अगर उससे कम बना 30% तो 9,000 प्लस डीआर, अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा उनको मिलेगा। एनपीएस में पहले नहीं था, लेकिन कोविड के बाद ला दिया गया, और जो भी डेथ केस हुआ कोविड-19 और उसके बाद या उससे पहले भी, इनको डेथ केस में सिर्फ इनको ओपीएस के तहत जो भी बेनिफिट था उनके पेंशनर को देने के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर दिया गया, जो उनको मिल रहा है अभी। और अब यहाँ देखेंगे हम डेथ केस में, तो सेम यहाँ भी आपको यूपीएस में भी 60% आपको डेथ केस में आपको मिलेगा, आपका जो बेसिक है उसका 60% मिलेगा। वो इन्हांस के रूप में ही लगभग देंगे, वो तो क्लियर देखना पड़ेगा, इन्हांस के रूप में देंगे। उसके बाद नॉर्मल जो फैमिली पेंशन जो 10,000 गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है प्लस डियरनेस रिलीफ, वो आपको शायद मिलेगा। आगे देखेंगे,
तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर ये हमारा कंटेंट पसंद आया हो और इस तरह के कंटेंट और भी आगे आपको प्राप्त हो और हमको मोटिवेशन मिले, इसलिए हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक करना भूल जाते हैं, इसको ध्यान धरें थोड़ा सा। धन्यवाद दोस्तों।